अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, ओम नमो नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी को प्रणाम। आइए आज हम रेखा गणित का दूसरा अध्याय जो है इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग किसी भी अध्याय से पूर्व उसकी कुछ परिभाषाएं होती हैं, तो यहाँ पर भी हम जो द्वितीय अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं तो इससे पूर्व इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई है इसमें। आइए पहले उनको जान लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा इसमें बताई गई है समानांतर चतुर्भुज की। उसके बाद दूसरी बताई गई है मापक, मापक क्या होता है। तीसरी बताई गई है बिंदु की परिभाषा। इन परिभाषाओं को जानने के बाद फिर हम द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। द्वितीय अध्याय में कुल मिला के 12 प्रतिज्ञाएं हैं और पहली प्रतिज्ञा से लेकर 12 प्रतिज्ञाओं तक चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज के प्रकार इत्यादि के बारे में चर्चा की गई है। तो हम लोग पहले जानते हैं समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, उसकी परिभाषा। तो कहा गया है कि ताभ्याम, इसकी परिभाषा में ध्यान देंगे एक बार। पुस्तक में आपके सामने पुस्तक के कुछ पेज हैं, इन पर ध्यान देंगे। इसमें लिखा हुआ है ताभ्याम एव रेखाभ्याम समकोण समानांतर चतुर्भुजम उत्पद्यते ययौ संलग्न बिंदौ समकोणो भवेत्। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ताभ्याम एव रेखाभ्याम समकोण समानांतर चतुर्भुजम उत्पद्यते ययौ संलग्न बिंदु समकोणो भवेत्। कहने का मतलब है कि ताभ्याम एव, उन्हीं रेखाओं से समकोण समानांतर चतुर्भुज उत्पन्न होता है। ययो संलग्न बिंदु समकोणो भवेत्। जिन दो रेखाओं के संलग्न बिंदु से किसी समकोण की उत्पत्ति होती होगी, यह उत्पत्ति होती है, उन्हीं दो रेखाओं से किसी समकोण समानांतर चतुर्भुज का निर्माण हो सकता है। यह इसका कहने का मतलब है। अब इसको और स्पष्ट किया गया अगली लाइन में। कहते हैं अत्र रेखाभ्याम समकोण समानांतर चतुर्भुजस्य यदुत्पादनम तस्यैव अत्र प्रयोजनम। अब इन दो रेखाओं के द्वारा जो इन रेखाओं को मिलाने का जो प्रयोजन है वो क्या है। कहते हैं अत्र रेखाभ्याम, यहाँ पर दो रेखाओं के समकोण से उत्पन्न जो समानांतर चतुर्भुज है या समानांतर चतुर्भुज बनता है, वही इन दो रेखाओं का मिलाने का मतलब है, इन दो रेखाओं का प्रयोजन है यहाँ पर इस अध्याय में। फिर कहते हैं आगे समकोण चतुर्भुजस्य क्षेत्रफलम समकोणोत्पादक रेखयोर घात समानम भवति। अब इसका क्षेत्रफल बता रहे हैं कि क्षेत्रफल कैसे होता है। कहते हैं कि समकोण चतुर्भुजस्य, जो समकोण चतुर्भुज होता है जिसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 अंश के होते हैं, ठीक है, ऐसे समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो कह रहे हैं वो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है समकोणोत्पादक रेखयोर घात समानम। अर्थात समकोण उत्पादन करने वाली जो दो रेखाएं हैं, जो आपने अभी ऊपर पढ़ी थी, दो बिंदुओं के, दो रेखाओं के अग्रभाग से मिले हुई जो समकोण उत्पन्न होता है वही एक समकोण चतुर्भुज बनाता है। तो वही दो रेखाओं के उत्पादन से जो रेखा बनती है, जो कोण बनता है, ठीक है, उस कोण के दोनों तरफ जो भुजाएं होती हैं, ठीक है, उनका घात ही क्या होता है, क्षेत्रफल होता है उसका। अगर आप ऐसे स्पष्ट ना हुआ हो तो इसको और आगे स्पष्ट करके देखते हैं। आप यहाँ सामने देख रहे होंगे एक चित्र बना हुआ है, एक आयत है, इसको समकोण समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके चारों कोण जो हैं वो समकोण समानांतर चतुर्भुज हैं। चारों कोण जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, इसलिए यह समकोण समानांतर चतुर्भुज कहलाया। अथात्र, अब ध्यान दीजिएगा आगे और स्पष्ट हो जाएगा। अथात्र आ ई उ रेखाभ्याम यत् समकोण समानांतर चतुर्भुजम उत्पद्यते तत्चतुर्भुजम अथवा तस्य क्षेत्रफलम आ ई उ घात समम भवति। ये पूरा लाइन जो है, ये पूरी बड़ी लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक की संस्कृत में, इसका मतलब ये है कि अथात्र आ ई उ रेखाभ्याम, आ ई और ई उ ये दो रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं से कोई समकोण उत्पन्न हुआ, यहाँ पर ये समकोण उत्पन्न हुआ, ठीक है। यही बात ऊपर परिभाषा में बताई गई थी, ठीक है।
किसी दो रेखाओं के संलग्न बिंदु से जो समकोण उत्पन्न होता है, ठीक है, वही समानांतर चतुर्भुज उत्पन्न उन्हीं रेखाओं से समानांतर चतुर्भुज कोण समानांतर चतुर्भुज की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ भी यही हुआ है। देखिए आ ई और ई जो दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं का जो संलग्न बिंदु है वो ई है। आ से लेकर तक ई तक और ई से लेकर ओ तक, इन दो रेखाओं का यदि घात कर लेंगे, अर्थात घात का मतलब है आपस में गुणा कर देंगे दोनों का, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कैसे होगा ये आ ई गुणा ई ऊ हो जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगा, आ ऊ के बराबर। आओ के बराबर कैसे हो जाएगा, क्योंकि आओ का मतलब यहाँ है कि समानांतर समकोण चतुर्भुज, संपूर्ण चतुर्भुज का प्रतिनिधित्व यहाँ आ उ से किया गया है। अर्थात आ उ को हम इस संपूर्ण समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कह सकते हैं। जैसे त्रिभुज को हम 3 बिंदुओं से जानते हैं, या किसी कोण को हम 3 बिंदुओं से जानते हैं, ऐसे ही चतुर्भुज को हम केवल 2 बिंदुओं से जानते हैं। वो 2 बिंदु जो होती हैं वह उनकी कर्ण रेखाओं के अग्रभाग होते हैं। कर्ण रेखा जो होती है वो किसी भी चतुर्भुज का दोनों भागों का, क्योंकि मध्यवर्ती रेखा होती है वो, क्योंकि वो कर्ण है, बीचों बीच गया होता है, इसलिए वह चतुर्भुज के दोनों भागों का प्रतिनिधित्व करता है, दोनों भागों को इंगित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आओ के नाम से इसका क्षेत्रफल जाना जाएगा। तो आओ बराबर हो जाएगा किसके, आ ई गुणा ई ओ के हो जाएगा। ठीक है, यही यहाँ लिखा हुआ है, ये स्पष्ट हो गया होगा। आ ई ऊ घात समम भवति, यानी आ ई और ई ऊ का जो गुणा होगा या घात होगा उसके बराबर हो जाएगा क्या, आ ऊ, यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ करके दिखाया गया है, अर्थात आ ऊ बराबर आ ई गुणा ई ऊ इति, ये यहाँ पर स्पष्ट हो गया है। फिर कह रहे हैं आगे, कोणोत्पादक रेखयोर मध्य ये जो दो रेखाएं हैं जो कोण को उत्पन्न करने वाली हैं, इन दो रेखाओं के बीच में, ठीक है, एक रेखाग्राध द्वितीय रेखा समानांतर, एक रेखा के अग्रभाग से द्वितीय रेखा के समानांतर, जो ये दूसरी रेखा है इस रेखा के समानांतर ये वाली रेखा की हमने समानांतर रेखा, रेखोत्पादन रेखा बनाने से क्या होता है, तब क्षेत्रम उत्पत्ति भवति, उस क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। शायद स्पष्ट नहीं हुआ, दोबारा करते हैं। कोणोत्पादक रेखयोर मध्य, कहते हैं कोणोत्पादक रेखा कौन सी है, आ ई और ई ऊ, ये दोनों कोणोत्पादक रेखा हैं। इन दोनों रेखाओं के मध्य एक रेखाग्राद द्वितीय रेखा, या तो इस रेखा के अग्रभाग से अथवा इस रेखा के अग्रभाग से, ठीक है, एक रेखा द्वितीय रेखा या अग्र समानांतरी, इस रेखा के आगे तक है, इस रेखा के अग्रभाग से इस रेखा के आगे तक एक और रेखा की, तो वो रेखा हमने ये की। ठीक है, ये रेखा करने से हमारा क्या होता है, एक क्षेत्र बन जाता है, तब क्षेत्रम उत्पत्ति भवति, उस क्षेत्र की उत्पत्ति होने लगती है। अब आगे दूसरा जो बिंदु है वो इस प्रकार है, कहते हैं कि समानांतर चतुर्भुजे कस्यचन कर्णाश्रित समानांतर चतुर्भुजस्य शेष समानांतर चतुर्भुजयोश्च योगो मापक शब्देन बोध्यते। अर्थात समानांतर चतुर्भुजे, कह रहे हैं समानांतर चतुर्भुज में कस्यचन कर्णाश्रित समानांतर चतुर्भुजस्य, किसी भी कर्ण पर आश्रित समानांतर चतुर्भुज का शेष समानांतर चतुर्भुज योग मापको शब्देन बोध्यते। जो शेष समानांतर चतुर्भुज का योग होता है वही मापक होता है, या वही मापक कहलाता है। इसको दोबारा समझ लेते हैं एक बार। कह रहे हैं समानांतर चतुर्भुज में कस्यचन कर्णाश्रित समानांतर चतुर्भुजस्य, किसी भी कर्णाश्रित समानांतर चतुर्भुज के शेष समानांतर चतुर्भुज जो हैं, जो शेष समानांतर अन्य दो चतुर्भुज होते हैं, ठीक है, योगो, उन दोनों का योग मापक शब्द से बोधित होता है या समझा जाता है, जाना जाता है। ठीक है, वही मापक होता है। अब इसको और स्पष्ट करते हैं चित्र के माध्यम से। इसमें देखिए आप, सबसे पहले यहाँ एक चतुर्भुज बनाया गया है। ठीक है, इस चतुर्भुज में इसको कहते हैं समकोण समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसमें 90 अंश के कोण हैं, चारों कोण जो हैं इसके 90 अंश के हैं, इसलिए इसको समकोण समानांतर चतुर्भुज है। अब इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, समान अंतर पर हैं, इसलिए इनको समानांतर कहा। तो समकोण भी है, समानांतर भी है, ऐसा जो चतुर्भुज है, इसकी जो स्थिति है उसको बता रहे हैं। कह रहे हैं यथा आ उ
समानांतर चतुर्भुजे, यहाँ आ उ जो है ये समानांतर चतुर्भुज है। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी चतुर्भुज जो है उसके कर्ण के नाम से, जो कर्ण रेखा के जो अग्र बिंदु हैं उनके नाम से वह जाना जाता है। जैसे यहाँ एक कर्ण रेखा कौन सी है, एक का, और यहाँ तक ये कर्ण रेखा है, एक रेखा आ और उ, यहाँ तक एक कर्ण रेखा है। ये कर्ण रेखा जो है आ से उ तक जो यहाँ पर कर्ण रेखा बनेगी, वह रेखा इस संपूर्ण चतुर्भुज का, संपूर्ण समानांतर चतुर्भुज का नाम इस तरह से हो जाएगा, वो एक नाम कहलाएगा या इसका प्रतिनिधित्व करेगा। वो इसके नाम से वह उसका इस पूरे का क्षेत्रफल वो बता उसके आओ के नाम से जाना जाएगा। अब वो आओ का मान कितना होगा वो आप जब इसमें गणितीय प्रक्रिया करेंगे, जैसे कि बताया गया पीछे, तो उसका फल स्पष्ट हो जाएगा। वो जो फल होगा वो आओ के बराबर होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं यथा आ उ समानांतर चतुर्भुजे, आ उ समानांतर चतुर्भुज में बापा कर्णाश्रित चतुर्भुज अस्ति। इस पे क्या है, बापा कर्णाश्रित चतुर्भुज है, क्योंकि आ उ जो है समानांतर समकोण चतुर्भुज है। ठीक है, इस समानांतर चतुर्भुज में कर्ण आश्रित चतुर्भुज अस्ति, इसमें एक कर्ण आश्रित चतुर्भुज है जो कर्ण पर आश्रित है। और कर्ण पर आश्रित चतुर्भुज है वो कौन सा है, वह है बापा। बापा जो है यह किस कर्ण पे आश्रित है, का से लेकर के यहाँ तक, यानी समकोण समानांतर चतुर्भुज का जो कर्ण है, ये कर्ण जो है इस कर्ण पे बना हुआ है ये बापा। ठीक है, अब आ चा चा उ जो है वो शेष समानांतर चतुर्भुज हैं। कौन कौन से, आ चा और चा से लेके उ तक, क्योंकि ये पा चा और ये भा उ, ये भी क्या है, ये भी एक समकोण समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो एक चतुर्भुज ये हुआ, एक चतुर्भुज ये हुआ, एक चतुर्भुज ये हुआ। ठीक है, तो समकोण समानांतर चतुर्भुज जो है वो हमारे पास ये भी है, वो ये भी है, पर कर्ण पर आश्रित कौन सा है, कर्ण पर आश्रित ये वाला है। इस कर्ण पर आश्रित संपूर्ण समानांतर चतुर्भुज के जो शेष कोण शेष चतुर्भुज होंगे वो एक तो ये है हमारे पास आ चा और दूसरा है चा उ। तो कर्ण के नाम से जाने जाते हैं ये, इसलिए मैंने अभी बताया था इससे पहले, कर्ण के नाम से ही यह चतुर्भुज का नाम होता है। तो चा उ चतुर्भुज कहेंगे इसको, और इस वाले को कहेंगे आ चा चतुर्भुज, और इस पूरे बड़े को जो कहेंगे इसका नाम होगा आ उ चतुर्भुज। ठीक है, आ उ, आ उ। तो इन दो चतुर्भुजों, इन इस तरह से इसमें देखा जाए, इन जो चार चतुर्भुज इसमें माने जाते हैं, एक मुख्य चतुर्भुज होता है जो सबसे बड़ा है, दूसरा है ये वाला चतुर्भुज, तीसरा है ये वाला, और चौथा जो है वो कौन सा है, वो ये वाला है बापा। तो अब इसमें कह रहे हैं कि इनका जो मापक है वो क्या है, कहते हैं आ चा, यानी कि आ से लेकर चा का जो मान है, और चा से लेकर हाँ, और बा से लेके पातक का जो मान है, यानी बा से लेके पातक का मान, आ से लेके चातक का मान, और चा से लेके ओ तक का मान, इन तीनों चतुर्भुजों का योग कर लेने से जो फल प्राप्त होता है वही मापक कहलाता है। तो मापक क्या हुआ, मापक हुआ आ से लेकर के चा तक इस चतुर्भुज का योग प्लस बापा इस चतुर्भुज का योग और प्लस चा उ इस चतुर्भुज का योग। इन तीनों चतुर्भुजों के योग से जो फल प्राप्त होता है वह मापक कहलाता है। लाघवाय, अब कहते हैं सरलता के लिए और अच्छे समझ पाए हम विषय को, तो कहते हैं उसके लिए लाघवाय आ पा मा वर्णे गा बा उ वर्णे रुवा कच्छते। आ पा मा को हम क्या कह सकते हैं, गा बा और मा भी कह सकते हैं, यानी दोनों प्रकार से इसको कहा जा सकता है और दोनों ही मापक कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका यह विषय आपको स्पष्ट हुआ होगा कि मापक क्या होता है, संपूर्ण समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, और संपूर्ण समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकलता है। अब एक बात और जानते हैं इसमें, अब तीसरा जो बिंदु है वो है रेखा बिंदु। बिंदु की परिभाषा आपने पहले भी पढ़ी है, पहले जो आपने बिंदु की परिभाषा पढ़ी थी उसमें लिखा था कि प्रमाण रहितम अविभाज्यम प्रमाण रहितम बिंदु मात्रम चिन्हम बिंदुर्भवति। ठीक है, चिन्ह मात्रम बिंदुर्भवति, जो अप्रमाण, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जो मापन से रहित है, ठीक है, और दैर्घ्य विस्तार से जो रहित है, जिसकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं है, वह बिंदु कहलाता है। लेकिन यहाँ बिंदु की जो परिभाषा है वो थोड़ा सा भिन्न है।
यहाँ चतुर्भुज का हम लोग जब अध्ययन जो करने जा रहे हैं वो चतुर्भुज का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले अध्याय में जो हमने पढ़ा था वो सब त्रिभुज थे। तो वहाँ बिंदु का क्या मतलब था, यहाँ बिंदु का क्या मतलब है वो जान लेते हैं। यहाँ बिंदु के लिए कहा गया है कि रेखा यस्याम बिंदौ छिद्यते सा भाग बिंदु उच्यते। अर्थात रेखा, कोई रेखा है वह सीधे आगे बढ़ाने पर किसी प्रदेश को छेदती है या किसी प्रदेश को भेदती है, ठीक है। सा भाग बिंदु उच्यते, जितने प्रदेश को वह छेद देती है, उसको उसका भेदन करती है, ठीक है, उतना प्रदेश ही, उतना क्षेत्र ही क्या होता है, बिंदु कहलाता है। तो थोड़ा सा अंतर है बिंदु में, बिंदु की परिभाषाओं में। इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है, ठीक है। जिस संदर्भ में पूछेगा उस संदर्भ में आपको परिभाषा देनी है। यदि चतुर्भुज के संदर्भ में पूछ रहा है तो उसके संदर्भ में आपको परिभाषा बतानी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षाओं में जो आएगा वो हो सकता है बिंदु की परिभाषा पूछ ले, और बिंदु की परिभाषा पूछेगा तो आप कौन सी बिंदु की परिभाषा लिखेंगे। यदि चतुर्भुज संबंधित है तो ठीक है, आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको सामान्य रूप से पूछ रहा है तो आप वही परिभाषा लिखेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से परिभाषाएं यहाँ पर समाप्त होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि अधिकांश परिभाषाएं आप पहले पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में जो विशिष्ट थी, इस अध्याय के लिए जो आवश्यक थी, वो केवल 3 ही परिभाषाएं थी, इसलिए उनको यहाँ अलग से बताया गया है। उनको आज आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगले वीडियो से प्रतिज्ञाएं प्रारंभ करेंगे, पहली प्रतिज्ञा, दूसरी प्रतिज्ञा, तीसरी प्रतिज्ञा। तो इस प्रकार से हम अपने अध्ययन क्रम से आगे जारी रखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ आया होगा। यह गणित प्रक्रिया जो है, आपने परिभाषाएं जो है समझ आई होंगी आपको। यदि नहीं आई हैं, किसी को कोई शंका है अभी भी, तो आप पुनः मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। इस वीडियो को दोबारा से बनाने का प्रयास करेंगे यदि आपको समझ ना आया हो तो। आप सभी को नमस्कार, पुनः मिलते हैं, प्रणाम।